नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी और एग्जाम पेपर 2024 में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इंपोर्टेंट कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्न में उत्तर सहित लेकर आया हूं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर करके आए। विद्यार्थियों, जिस तरह से आपका अर्धवार्षिक का पेपर आने वाला है, बिल्कुल उसी तरह का ये पेपर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला जो आपका खंड आता है वो आता है खंड अ। इसके अंतर्गत आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके एक अपठित गद्यांश आएगा और एक आएगा पठित गद्यांश। अपठित का मतलब ऐसा गद्यांश जो कि आपके किताब के जो पाठ है उनमें से नहीं लिया गया है, और पठित का मतलब होता है कि ऐसा गद्यांश जो कि आपके किताब के पाठ है उनमें से लिया गया है। तो ये गद्यांश है, ये अपठित है, मतलब किताब के जो पाठ है उनमें से नहीं लिया गया है। गद्यांश क्या है? जयशंकर प्रसाद काशी की सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे और ये घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था और वह घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में है, उन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा का अध्ययन किया था। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसमें देखिए प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या है? जयशंकर प्रसाद, सायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद इसका उचित शीर्षक है। दूसरा प्रश्न है कि प्रसाद जी किस घराने से संबंधित थे? तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में इसका उत्तर है, जयशंकर पर काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। तो इसका उत्तर ये, यानी जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आपको इन्हीं गद्यांश में से पढ़ के देना है। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी? तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप इसमें गद्यांश में पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम ब्रज भाषा में अपनी कविता लिखी थी। चौथा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी रचनाएं की थी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने झरना और आंसू रचनाएं की थी। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी झरना और आंसू, देखिए या झरना और आंसू, इनका प्रकाशन इन्होंने किया था। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने सायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो इन्होंने सायावाद का बीजारोपण है झरना रचना में किया था। छठा प्रश्न है, प्रसाद जी ने कौन सी भाषाओं का अध्ययन घर पर किया था? तो मैंने अभी बताया था आपको, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी और फारसी, इन भाषाओं का घर पर इन्होंने अध्ययन किया था। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ने खाली जगह को भरना है। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के हैं, तो खाली जगह में आ जाएगा जातिवाचक। दूसरा रिक्त स्थान है कि जो संज्ञा शब्द प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक कहते हैं। तीसरी रिक्त स्थान है, जातिवाचक शब्द अपनी सामान्य जाति का बोध कराते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और पांचवी रिक्त स्थान है, अपना शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी तो अपनत्व होगी। यानी आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित रिक्त स्थान के प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द रहेगी। यानी आपके ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न है आपके 1-1 नंबर का या फिर 2-2 नंबर का आने वाला है, और इनके उत्तर हैं बिल्कुल कम शब्दों में आपको देना है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, पराधीन सपनेहु सुख नाही, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पराधीन में सुख नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2 है, त्रिभुवन और दिगंबर शब्द किस किस समास के उदाहरण है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा त्रिभुवन है द्विगु समास का उदाहरण है और दिगंबर शब्द है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यानी आपको समास को अच्छे से याद करना है, समास से संबंधित आपके प्रश्न आएगा। तीसरा प्रश्न है कि स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और इसमें हुई संधि का नाम भी लिखिए। तो स्वच्छ शब्द है, इसका संधि विच्छेद यानी अलग करेंगे तो सुधन अच हो जाएगा, और इसमें यण संधि लगी हुई है। कौन सी संधि है? यण संधि लगी हुई है।
चौथा प्रश्न देखिए, आई प्रत्यय के योग से 5 शब्द बनाइए। तो आई शब्द से आपको 5 शब्द बनाना है, जैसे कि रंगाई, मिठाई, सफाई, सिलाई, पढ़ाई, लिखाई, इसमें आप लिख सकते हैं। तो कुछ कुल 5 शब्द बनाने हैं। पांचवा प्रश्न है, संयोजक और विभाजक अव्यय के 4 उदाहरण दीजिए। तो संयोजक अव्यय इसमें तथा, और, एवं, यथा आता है, और विभाजक अव्यय में किंतु, परंतु, वर्णा, अपितु आदि आता है। छठा प्रश्न है, लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई थी। तो लेखिका है वो किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई थी, अपने पिता के सहयोग से। तो यहाँ पे पिता आप सही उत्तर लिख सकते हैं, बाकी बड़ा लिखना चाहे तो आप इनको पढ़ के लिख सकते हैं। लेखिका ने पिता से उसे रसोई घर से लेखिका के पिता ने उसे रसोई घर से हटाकर सामाजिक समस्याओं की और उन्मुख किया, उसे घर में होने वाली बड़ी बड़ी चर्चाओं में शामिल किया, जिससे उनके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई। यानी मुख्य रूप से इसका उत्तर है उनके पिता के द्वारा। अगला प्रश्न है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं, और सबकी अपनी अपनी बोली है, उत्सव है, यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे संगीत है अपना अपना, यहाँ पे चेहरा यंत्र है और अपना नोह है। ये काशी की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों दिया। प्रश्न संख्या 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। ये राजा के धर्म होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है और क्यों। तो कवि को छोटे बालकों की दंतुरित मुस्कान है वो स्वाभिमान लगती है। किसकी? छोटे बालकों की, क्योंकि उस मुस्कान में जीवन की सुंदरता, मोहकता और बाकापन रहता है, और उसे देखकर कठोर मन भी पिघल जाता है और अपरिचित व्यक्ति से भी वह अपनत्व स्नेह प्रकट करती है। अगला जो खंड आने वाला है वो आपका आने वाला है खंड ब। इसके अंतर्गत आपके प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक रहेंगे, और इनके अधिकतम उत्तर है आपको 40 शब्दों में देने हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न है 2 या फिर 3 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें चौथा प्रश्न देखिए, हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। पांचवा प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इनके उत्तर आपको देखना है तो आप आराम से रोक के देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, माता का आंचल पाठ में बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते हैं, वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। बालक के खेल सरल होते हैं, जैसे मिट्टी को मिठाइयाँ बनाना, घरौंदा बनाना, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाना इत्यादि। बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ बाल सुलभ शरारतें करना पसंद होता है, यानी वो बदमाशियां करते रहते हैं और ये बालक को पसंद होता है। प्रश्न संख्या 7 है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगीतकार का मतलब होता है संगीतकार, यानी बजाने वाले होते हैं, वो किन किन माध्यम से करते हैं। तो देखिए, संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उन्हें स्वर को बल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? स्वर को बल प्रदान करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे पुनः वापस मूल स्वर में ले आते हैं। यानी कोई गायक गायिका क्या होते हैं, गाते गाते अलग ही राग में चले जाते हैं, अलग ही धुन में चले जाते हैं, तो वापस उसी जिस भजन को, जिस गीत को गा रहे थे या जिस कविता को गा रहे थे उसी जगह पे लाने में इनका अहम भूमिका होती है। ये म्यूजिक के माध्यम से उनको वापस उसी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा है, वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उनका सहयोग करते हैं और उन्हें अकेले नहीं पड़ने देते हैं। प्रश्न संख्या 8, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता
हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरा अग्नि में घी का काम कैसे किया। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश मैंने कहा दो आएंगे, एक तो पठित और एक अपठित, तो इसमें इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब होता है इन लाइनों को अच्छे से पढ़ना है, किस पाठ से लिया गया है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, इस तरह से प्रसंग लिखोगे तो विद्यार्थियों इस प्रसंग के आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रसंग में ये इस पाठ से लिया गया है, इसमें कवि ये बता रहे हैं, कवि का नाम ये है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप 2-4 लाइनें लिख देनी है। फिर उसके बाद में व्याख्या करनी है। व्याख्या क्या करनी है, ये इतनी लाइनें हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के आपको कम से कम ये 10 लाइनें हैं तो आपको यहाँ पे 15 लाइनें लिख देनी है, या फिर 15 से 17 लाइनें लिख देनी है। इनको ही थोड़ा विस्तार रूप में लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अथवा में मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये अपठित गद्यांश कौन सा था, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धा काशी की विश्वनाथ के प्रति अपार है, यानी काशी के विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा है इनकी। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, यानी इनका मुंह हमेशा इस ओर रहता है। थोड़ी देर ही सही मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता है। इस तरह से इसका आपको व्याख्या करनी है, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। एक तो गद्यांश की व्याख्या करनी है और दूसरा आपको करना है पद्यांश। पद्यांश का मतलब है काव्य रूप में जो आता है उनकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे हरी सुलझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, एक इति चतुर होते पहिए ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पढ़ाए। इस तरह से ये वाला है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर ने दे भी रखा है, जिन्होंने पेपर बनाया हमारे जो साथी सर हैं उन्होंने, तो यहाँ पे पूरा उत्तर भी लिख रखा है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, धनुष तोड़ने पर राम और परशुराम के बीच क्या संवाद हुआ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पे आपको बताना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है, जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको बताना है, तो इसका मैं उत्तर बता देता हूं। सायावादी कवि जयशंकर का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में। काशी के प्रसिद्ध क्वीज कॉलेज में वे पढ़ते हुए, परंतु स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। वे कॉलेज में तो पढ़ रहे थे लेकिन 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनकी स्थितियां अनुकूल नहीं थी। कहाँ पढ़ रहे थे, काशी की प्रसिद्ध क्वीज कॉलेज में, यह भी आप ध्यान रखना, सॉरी क्वीज कॉलेज। बाद में घर पर ही संस्कृत हिंदी फारसी का अध्ययन किया। इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है, ये आपको लिखना, इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है। सन 1937 में इनका निधन हो गया। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा। इन्होंने नाटक भी लिखे, इन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि लिखा। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। सायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। कामायनी इनकी कालजयी कृति है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इनका भाव स्पष्ट करना है, किसका, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकना का, इनका भाव स्पष्ट करना है।
फिर उसके बाद में अगला जो आपका खंड आता है, खंड द आता है, इसके अंतर्गत आपके बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न है आपके 5-5 या फिर 6-6 नंबर का रहता है, यानी बड़े बड़े प्रश्न हैं। तो 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, ये निबंध का टॉपिक है। तो इसमें आप पहली हेडिंग क्या बनाओगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इनके बारे में आपको 5-6 लाइनें लिखनी है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको लिखना नैतिक शिक्षा का स्वरूप। फिर तीसरा पॉइंट है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। चौथा पॉइंट आपको बनाना है नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, और लास्ट में बनाना है उपसंहार। इस तरह से आपको कम से कम इस निबंध के आपको 2 पेज भरने हैं, तब जाके आपके 6 नंबर मिलेंगे। दूसरा जो निबंध है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तो इसमें भी आपको प्रस्तावना लिखनी है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, बेरोजगारी समस्या, रोजगार घटने के कारण, इस तरह से इनके पॉइंट बना के लिखना है। तीसरा जो निबंध है वैश्विक महंगाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा निबंध है स्वच्छ जीवन सुख का आधार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 निबंध अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुरा का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय के से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र आपको याद करना है। फिर उसके बाद में अथवा में मिल जाएगा, स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। एप्लीकेशन याद कर लेना, एप्लीकेशन नहीं है तो आप पत्र भी याद कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं एप्लीकेशन और पत्र दोनों याद करने हैं आपको। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है, और इसकी जो उत्तर सीमा है वो कम से कम आपके यहाँ पे 25 से 50 शब्द इन्होंने दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 50 से आपको 70 शब्दों के बीच में लिखना है एक विज्ञापन। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। और 20वां प्रश्न है, हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी में अथवा में आ जाएगा सड़क सुरक्षा के नियम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा के नियम आपके पासबुक में अंत में दे रखे हैं, किताब के भी अंत में दे रखे हैं। इनको आप सभी को रट लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अंतिम प्रश्न है, कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर। अगला बहुत जल्द आपके लिए सामाजिक विज्ञान, फिर उसके बाद में विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी का पेपर भी मैं लेकर आने वाला हूं। तो सारे पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप अपने जो विद्यालय के मित्र हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए कि यूआर स्टडी नाम से चैनल है, वो अपने लिए अच्छी तैयारी सर करवाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।